ये है कमला प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल 100 न्यूज़ सिर्फ खबर। आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भाजपा की निलंबित नेता नुपुर शर्मा द्वारा एक टीवी डिबेट के दौरान दिए गए बयान के खिलाफ महाराष्ट्र के नवी मुंबई, सोलापुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, प्रयागराज, पश्चिम बंगाल के हावड़ा, तेलंगाना के हैदराबाद, दिल्ली और झारखंड के रांची समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को देखते हुए एहतियात बरती गई थी। राज्य की पुलिस संवेदनशील जगहों पर मुस्तैद थी। बावजूद इसके प्रदेश में हुए विरोध प्रदर्शनों में हिंसा भी सामने आई है। प्रयागराज के अटाला इलाके में प्रदर्शनकारियों ने पथराव और उपद्रव किया। पथराव और पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया है कि कार्यवाहक डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को स्थिति पर नजर बनाने के लिए कहा गया है। जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में शाम 7:30 बजे तक कुल 109 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन द्वारा, सभी मैजिस्ट्रेट्स और सीओज द्वारा सेक्टर स्कीम के तहत सभी जगह पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, पर्याप्त मात्रा में मैजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग की जा रही थी। कई जगह लोग नमाज के तुरंत बाद इकट्ठा हुए, उनको समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया। सहारनपुर में भी समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया, मुरादाबाद में भी समझाया गया, फिरोजाबाद में समझाया गया, बाकी सभी शहरों में शांति रही। प्रयागराज में कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे थे कि वहाँ पर अव्यवस्था फैले। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ समझा बुझा के और हल्का पुलिस बल का प्रयोग करके जो है उनको लगभग पूरा डिस्पर्स कर दिया है। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है, पर्याप्त जो है सतर्कता बरती जा रही है। लगभग अब सभी जगह शांति है। वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुए। हालांकि शाही इमाम ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन को उनका समर्थन नहीं था। जिन लोगों ने प्रदर्शन किए हैं वो राजनीतिक लोग हैं। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन बिना पूर्व अनुमति के किया गया है। ऐसे में प्रदर्शन में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमाज ख़त्म होने के बाद कुछ लोग सीढ़ियों पर ही इकट्ठा हो गए और वहीं से ग्रुप बना के बाहर आए। बाहर कुछ लोग उनमें आके मिले, उन्होंने फिर कुछ प्लेकार्ड्स दिखाए हैं। लगभग 300 साढ़े 300 के करीब एक टाइम पे गैदरिंग हो गई थी, लेकिन शांतिपूर्वक रहा है और 10-15 मिनट के अंदर ही हमने इस पर काबू पा लिया और भीड़ को जो है वहाँ से हटा दिया गया। लोग अंदर से इकट्ठा हो गया, लेकिन प्रोटेस्ट बाहर की सड़क पे किया गया है। बिना परमिशन के किया गया था, तो इसमें लीगल एक्शन लेंगे। और वहीं झारखंड की राजधानी रांची में प्रदर्शन के दौरान लोगों ने काफ़ी उपद्रव किया और हिंसा भी फैलाई। सड़क पर खड़े कई वाहनों में आग लगाने, तोड़फोड़ और पथराव की खबरें सामने आई हैं। पुलिस फायरिंग में 22 लोगों के घायल होने और एक 19 वर्षीय युवक की हालत गंभीर होने की खबर है। फिलहाल एहतियातन हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। और वहीं पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन और पुलिस बूथ में आग लगाई। 13 जून सुबह 6 बजे तक जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में अंतरिक्ष तकनीक एक बड़ी क्रांति का आधार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि स्पेस टेक अब न केवल अंतरिक्ष की बल्कि हमारे व्यक्तिगत संबंधों की तकनीक बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया निर्बाध जारी रहेगी। इन स्पेस सभी के लिए बेहतरीन अवसर लेकर के आया है। इन स्पेस में भारत की स्पेस इंडस्ट्रीज में क्रांति लाने की बहुत क्षमता है। इन स्पेस इज फॉर स्पेस, इन स्पेस इज फॉर पेस, इन स्पेस इज फॉर एस। वॉच दिस स्पेस। अंतरिक्ष क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देश की विकास गति से जोड़ने के प्रयास में पीएम का गुजरात दौरा काफी अहम रहा। उन्होंने अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया।
पीएम मोदी ने इसका निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री ने इन स्पेस में एक टेक लैब का भी दौरा किया। इन स्पेस की स्थापना की घोषणा जून 2020 में की गई थी। ये अंतरिक्ष विभाग में सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रचार, प्रोत्साहन और विनियमन के लिए एक स्वायत्त और एकल खिड़की नोडल एजेंसी है। ये निजी संस्थाओं द्वारा इसरो सुविधाओं के उपयोग को आसान बनाता है। पीएम मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में पहले की व्यवस्था में उतने मौके नहीं थे जितने आज के समय में हैं। देश के नौजवान अपने साथ इनोवेशन, एनर्जी और स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन को लेकर आते हैं। आज जब भारत का युवा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनना चाहता है तो हम उसके सामने ये शर्त नहीं रख सकते कि जो करना है सरकारी रास्ते से ही करो। भारत के सरकारी स्पेस संस्थानों का सामर्थ्य और भारत के प्राइवेट सेक्टर का पैशन जब एक साथ जुड़ेगा तो उसके लिए आसमान भी कम पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने तकनीकी क्षेत्र में निजी उद्योगों के स्टॉल्स के साथ एक प्रदर्शनी भी देखी जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विविध उपयोग को समेटे हुए थी। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र का उपयोग आज के समय में हमारी रोजमर्रा का हिस्सा बन गया है, फिर चाहे वो प्रसारण का क्षेत्र हो या फिर नौवहन, मौसम पूर्वानुमान हो या फिर सरकार की योजनाओं को लागू करना हो। हमारी सरकार भारत के युवाओं के सामने से हर अवरोध को हटा रही है। डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए खोल देना, आधुनिक ड्रोन पॉलिसी बनाना हो, जियो स्पेशल डाटा गाइडलाइंस बनानी हो, टेलीकॉम आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम एनीवेयर की सहूलियत देनी हो, सरकार हर दिशा में काम कर रही। 21वीं सदी में स्पेस टेक एक बड़े रिवॉल्यूशन का आधार बनने वाला है। स्पेस टेक अब केवल दूर स्पेस की नहीं बल्कि हमारे पर्सनल स्पेस की टेक्नोलॉजी बनने जा रही है। अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों और सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाली इन स्पेस और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया गया। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी संस्थाओं के साथ इस तरह की साझेदारी अंतरिक्ष क्षेत्र को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगी और भारत के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवसारी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि बीते 20 सालों में गुजरात के हेल्थ सेक्टर ने कई नए मुकाम हासिल किए हैं। इन 20 वर्षों में गुजरात में शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। पीएम ने एएम नाइक हेल्थ केयर कैंपस में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में हजारों हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवसारी में एएम नाइक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने अस्पताल परिसर का दौरा किया जहां विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। करीब 400 एकड़ में फैले अस्पताल में 80 आईसीयू, 8 ऑपरेशन थिएटर के अलावा नवजात शिशुओं के लिए एक अलग वार्ड है। पीएम मोदी ने खरेल शिक्षा परिसर का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने अस्पताल के संचालन से आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की बात भी कही। नवसारी सहित आसपास के सभी जिलों के लोगों को इस आधुनिक अस्पताल से बहुत मदद मिलेगी कि हाईवे के बिल्कुल सटी हुई अस्पताल है और हाईवे पर जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें फर्स्ट गोल्डन आवर जिंदगी के लिए बहुत गोल्डन पीरियड होता है। ये अस्पताल ऐसे स्थान पर है, हम चाहते नहीं कि लोग ज्यादा आएं,
हम नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर हुआ तो यहां जिंदगी बचाने की सुविधा भी पास में उपलब्ध है। स्वास्थ्य क्षेत्र को जनता के लिए सुलभ बनाने में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस पर सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाया गया है। पीएम ने कहा कि सरकार ने बेहतर पोषण, स्वच्छ जीवन शैली जैसे विषयों पर जोर दिया है। बीते 8 साल के दौरान देश के हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हमने एक होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया है। हमने इलाज की सुविधाओं को आधुनिक बनाने का प्रयास तो किया है। बेहतर पोषण, स्वच्छ जीवन शैली, एक प्रकार से प्रिवेंटिव हेल्थ के साथ जुड़े हुए जो बिहेवियरल विषय होते हैं, जो सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारियां होती हैं, उन सारे विषयों पर हमने काफी जोर दिया है। कोशिश यही है कि गरीब को, मिडिल क्लास को बीमारी से बचाया जा सके और इलाज पर होने वाला खर्च कम से कम हो। अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 20 साल में गुजरात के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नए मुकाम हासिल किए गए हैं। इन 20 वर्षों में गुजरात के शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। पीएम ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में हजारों हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं जो लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के साथ मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने विश्वविद्यालय में अकादमी और रिसर्च वर्क की समीक्षा की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सूचना प्रौद्योगिकी और जियो इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए समाधान के विकल्पों के साथ रिसर्च करने को प्रोत्साहित किया। राज्यसभा की 16 सीटों के लिए 4 राज्यों में हुए मतदान पर सभी की निगाहें लगी रहीं। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में मुकाबला काफी दिलचस्प बना रहा। महाराष्ट्र में क्रॉस वोटिंग की शिकायतों के बाद मतगणना रोक दी गई है, जबकि हरियाणा में हुए मतदान को लेकर भी भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने गोपनीयता भंग करने के आरोपों को लेकर चुनाव को अमान्य घोषित किए जाने की अपील की है। इस बीच कर्नाटक की 4 सीटों के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें भाजपा के सभी उम्मीदवारों, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, फिल्म स्टार से राजनेता बने जग्गेश और विधान परिषद के निवर्तमान सदस्य लहर सिंह सिरोया ने जीत दर्ज की है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस के सभी 3 उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी चुन लिए गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम तिवारी ने भी जीत हासिल की है, जबकि मीडिया ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा बतौर निर्दलीय उम्मीदवार हार गए हैं। राज्य में कुल 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह ने दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा में 23 जून को होने जा रहे उपचुनाव की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस विधानसभा इलाके में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। प्राथमिकताएं होती हैं, उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि वोटिंग इंक्लूसिव होनी चाहिए। चुनाव इंक्लूसिव होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, हर किसी को उसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि सभी वोटर इसमें हिस्सा ले सकें, अपना वोट डाल सकें, किसी को कोई दुश्वारी उसमें पेश ना आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इकाई संस्कार भारती के संस्थापक आधुनिक दधीची कला ऋषि पद्मश्री बाबा योगेंद्र का 99 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को लखनऊ में निधन हो गया। बाबा योगेंद्र को 11 मई को गोरखपुर में हार्ट अटैक के बाद 12 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद 27 मई को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्हें लाया गया। आरएसएस संघ कार्यालय भारतीय भवन में लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा योगेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा योगेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके निधन को कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। प्रधानमंत्री ने ट्विटर में अपने शोक संदेश में लिखा, देश सेवा में समर्पित पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी के देहावसान से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर अपने शोक संदेश में लिखा है कि संस्कार भारती के संस्थापक पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी ने कला के माध्यम से युवाओं में भारतीय संस्कारों को पल्लवित करने और कला साधकों को एक मंच देने का भगीरथ कार्य किया। ऐसे कला ऋषि का जाना समस्त कला जगत के लिए बड़ी क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। और वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने अपने शोक संदेश में लिखा, संस्कार भारती के संरक्षक श्री योगेंद्र जी के निधन से एक ज्येष्ठ प्रचारक के साधक जीवन का अंत हुआ। असंख्य कार्यकर्ताओं को एक अभिभावक के वियोग का अनुभव होना सहज ही है। वो एक तपस्वी थे। संगीत व कला क्षेत्र के राष्ट्रनिष्ठ साधकों को एक मंच पर लाना उनके जीवन की साधना थी। विनम्रता के साकार रूप रहे पद्मश्री सम्मानित बाबा योगेंद्र जी का जीवन सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। दिवंगत आत्मा को परमपिता अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। यह है कमला प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल 100 न्यूज़ सिर्फ कवर।